गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लासेस पे। मैं प्रकाश सर। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स पे। और फिजिक्स में हम लोग देखेंगे कि किसी सीधे लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे निकालते हैं। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का 4-5 एप्लीकेशन है, मतलब उस गॉस थ्योरम का प्रयोग करके 2-4 को या 5 को होगा, 5 एक्सप्रेशन हम लोग निकालते हैं, 5 तो व्यंजक निकालते हैं। उसमें से 2-3 व्यंजक काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि एक सीधी लंबे तार वाला हम लोग देख रहे हैं, एक हम लोग समझेंगे सीट वाला, मतलब चादर के कारण, आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम लोग आज सीट वाला, सॉरी आज हम लोग लंबे तार वाला देख रहे हैं, और अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें बताऊंगा चादर के लिए कि चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हम लोग निकालते हैं। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं। हेडिंग है आपका कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, या उसी को बोल सकता है लाइन, या इसी में बोल सकता है आपको सिलेंडर, है ना। अलग अलग तरीका से आपसे पूछ सकता है। मतलब किसी समरूप आवेशित या एक समान, है ना, अनंत लंबाई के तार, अनंत लंबाई के तार या रेखा या बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनंत लंबाई के एक समान मतलब होता है यूनिफॉर्म, मतलब समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग छोटा सा फिगर बना लेंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए तार बोला ना, तार किस आकार का होता है, तो बोलिएगा सर बेलन के आकार का होता है। किस आकार का होता है? बेलन के आकार का होता है। तो चलिए ये आपका है वायर, ये क्या हो गया आपका वायर। ध्यान से समझेंगे, कंसेप्ट बहुत इजी है। ये आपका क्या हो गया वायर, ये क्या हो गया आपका वायर। एक ऊपर ले लीजिए वायर, मतलब ऊपर ही मैं घेर देता हूँ। इसमें क्या आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मतलब समान रूप से सभी जगह आवेशित है। प्लस 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 प्लस, इधर ही प्लस प्लस, यूनिफॉर्मली है, समान रूप से, प्लस 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 हो गया। इसकी लेंथ मान लीजिए, लेंथ इसकी है L। क्या है लेंथ? इसकी लेंथ होगी L। कितना लेंथ होगा? L। ठीक है। इधर आपका मान लीजिए इसका विद्युत क्षेत्र है ना, और इधर क्या है? नॉर्मल है ना। यहाँ पे बढ़ाता थोड़ा सा, इसको यहाँ पे मैं देता हूँ। ये आपका क्या है? नॉर्मल है। इस दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। यहाँ भी सेम वही बात होगा। इधर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इधर क्या होगा? आपका नॉर्मल होगा, यहाँ पे एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, है ना। इसका रेडियस मान लेते हैं R, इसका त्रिज्या कितना है? R, ठीक है। इधर आपका क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर क्या आपका? नॉर्मल। अब यहाँ पे जो एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच, वो कितना होगा? 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। यानी कि टॉप पे और बॉटम पे, टॉप और बॉटम पे जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री। इसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच और नॉर्मल के बीच कितना है? 90 डिग्री। और जो रेस्ट पोर्शन जो भी आपका है ना, मतलब इधर हो चाहे इधर हो, है ना, कर्व्ड में, मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, मतलब दोनों साइड से, नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले को छोड़ के, वो एंगल कितना है? 0 डिग्री। क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? एक ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और नॉर्मल का भी, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, यानी एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। अब इस फिगर को बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन क्या करेंगे? लिख लेंगे यहाँ पे, पहले हिंदी में लिख लेंगे, फिर इंग्लिश में भी लिखा दूंगा। फिर लिखेंगे मान लिया R त्रिज्या वाला, कौन त्रिज्या वाला? R त्रिज्या वाला कोई समरूप, क्या? समरूप आवेशित या एक समान आवेशित अनंत लंबाई या L लंबाई का तार। अगर तार बोले तो तार लिखेंगे, लाइन बोले तो लाइन लिखेंगे, और सिलेंडर बोले तो सिलेंडर लिखेंगे। मतलब तार या रेखा या बेलन, जो बोले उसको लिख देंगे। हो गया। उसका लिखेंगे इस तार को, है ना, धन आवेश से आवेशित किया गया। किस आवेशित किया गया? धन आवेश से आवेशित किया गया। फिर लिखेंगे इस तार के टॉप तथा बॉटम, मतलब ऊपर और नीचे, टॉप तथा बॉटम में इलेक्ट्रिक फील्ड तथा नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तथा रेस्ट पोर्शन, कौन पोर्शन? रेस्ट पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तथा नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। कितना है वो? 0 डिग्री। इतना स्पष्ट है? इतना समझ में आ रहा? वो इंग्लिश में लिखेंगे लेट देयर बी, है ना, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, सॉरी रिंग बोले, लाइन या सिलेंडर या वायर, है ना,
whose radius is r and length is l. Here, angle between normal and electric field at top and bottom is 90 degree and rest portion that angle is 0 degree. रेस्ट पोर्शन के लिए कितना होगा 0 डिग्री होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब आते हैं पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टॉप के लिए और बॉटम के लिए। टॉप और बॉटम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर आप यहाँ पे चाहते हो गॉसियन सरफेस घेरना तो गॉसियन सरफेस भी आप घेर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी घेर तो तभी कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोला सर गॉसियन सरफेस ले लीजिए ना, तो ले लीजिए ना, यहाँ पे क्या दिक्कत है। इसका एरिया मान लीजिए ds है। एरिया क्या है इसका? ds है। नहीं लीजिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे कोई उधर भी हो सकता है, यहाँ पे ds। चलिए पहले बात करते हैं फॉर टॉप एंड बॉटम। टॉप और बॉटम पे हम लोग पहले पता कर लेते हैं कि वहां पे विद्युतीय फ्लक्स है कि नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि नहीं। फाई इक्वल टू क्या होगा ई डी एस कॉस थीटा। अब देखिए ई डी एस, थीटा का वैल्यू कितना 90 डिग्री, तो कॉस 90। कॉस 90 का मान कितना होता है 0, ई डी एस इंटू 0, यानी 0 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 0। फाई का मान 0। कहने का मतलब यह है कि टॉप पे और बॉटम पे किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है ना। Hence, no electric flux at top and bottom, मतलब ऊपर और नीचे किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। अब बात करते हैं रेस्ट पोर्शन की। रेस्ट पोर्शन पे है कि नहीं है, तो पहले रेस्ट पोर्शन पे बात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फॉर रेस्ट पोर्शन, मतलब कि अलग अलग, मतलब जो है ना ये हो गया इधर हो गया, उस पे क्या है। तो यहाँ पे निकालते हैं फाई इक्वल टू ए डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री है। यहाँ पे रखेंगे 0 डिग्री, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से क्या होगा फाई इक्वल टू ई डी एस इंटू 1। तो फाई इक्वल टू क्या होगा ई इंटू डी एस। इक्वेशन कीजिए आप लोग ये पहले जल्दी से फिगर बना के, और जो मैंने आपको पहले बोला था लिखने के लिए उसको लिख लीजिएगा, और उसके बाद फिर यहाँ से आप लोग लिखना शुरू कीजिए जल्दी से। तो आप लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट किया था, अभी जस्ट फाई इक्वल टू क्या होता है ई डी एस है ना। इस इक्वेशन मैंने फर्स्ट किया था, इसका जरूरत पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग बाय गॉस थ्योरम। बाय गॉस थ्योरम थ्योरम से अगर बात करें तो फाई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन कर दीजिए सेकंड। अब देखिए ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसी का, है ना, और ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसी का। दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी क्या है, तो दोनों इक्वेशन आपस में क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ई डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई क्या वैल्यू अगर हम निकालते हैं, है ना, ये क्या होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस। अब डी एस क्या है एरिया है ना, तो एरिया में हम लोग कौन से लेंगे, टोटल लेंगे कि केवल कर्व लेंगे, मतलब वक्र लेंगे। तो टोटल लेंगे कि वक्र लेंगे उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो टोटल इसलिए नहीं ले सकते, टोटल तो लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे वो समझिए, क्योंकि यहाँ पे टॉप पे और बॉटम पे वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ही नहीं, वो मैंने पहले आपको समझा दिया। तो लेंगे क्या रेस्ट पोर्शन है ना, तो रेस्ट में क्या आएगा वक्र आएगा, यानी कि सी एस से आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है सी एस सी ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन का वक्र परिशेषक पर, वो होता है आपका 2 पाई आर एच। याद कीजिए क्लास 10th में पढ़ा था आप लोगों ने, क्या होता है 2 पाई आर एच। ये एच क्या होता है ऊंचाई होता है, लेकिन ऊंचाई की यहाँ पे क्या है लंबाई है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 2 पाई आर एल लेंगे, क्या लेंगे 2 पाई आर एल। यहाँ पे ds का जो वैल्यू होगा यहाँ पे लिख देना हेयर ds इक्वल टू क्या होगा 2 पाई आर एल, जो कि यहाँ पे क्या है केवल कर्व्ड है। क्या है कर्व्ड मतलब केवल साइड का है। तो यहाँ पे लिखेंगे q बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल, क्या लिखेंगे 2 पाई आर एल। अच्छा इसको थोड़ा सा सही कीजिए, तो 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बटे, ठीक है 2 पाई हट गया एप्सिलॉन हो गया r इंटू एल, ठीक है बच रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। ये ds किया q बटे एप्सिलॉन नॉट, e का वैल्यू निकाला मैंने, ds नीचे आया, ठीक है।
ds नीचे 2 पाई l 2 पे एप्सिलॉन q बटे r इंटू l, ये आ गया आपका एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, पहले आप लोग यहाँ तक जल्दी से आ जाओ। तो यहाँ तक लिख लिया। अब थोड़ा सा इसको सही करेंगे, ये इक्वेशन हो चुका है लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग सही करेंगे। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, q बाय l इंटू 1/r, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। अब देखिए एक होता है चार्ज डेंसिटी है ना, तो चार्ज डेंसिटी में होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेमडा से इंडिकेट करते हैं। किसे करते हैं? लेमडा से। लेमडा इक्वल टू फॉर्मूला होता है q बाय l। क्या होता है? q बाय l। ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज, वो सब पढ़ना है आप लोग को। लीनियर ये है तो q बाय l पे क्या पुट करेंगे? लेमडा। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, यहाँ पे लेमडा अब बटे में r, ये आपका आ गया है इक्वेशन। दिस इज रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफॉर्मली चार्ज वायर, सिलेंडर या लाइन। अब यहाँ पे एक बात और आप लोग को ध्यान रखना है, इस समय मिटा देता हूँ आप लोग को। देखिए ये तो आपका इक्वेशन आ गया, ये सही है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसा ना देके कुछ इस तरह से दे देता है, वो भी देख लीजिए। 2 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ 2 कर लीजिए। यहाँ से हम ऐसा मिल सकता है इक्वल टू 1/2 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बाय r, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। ऊपर भी 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना। ठीक है, तो 2 गुना कितना आएगा? 4। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, 2 लेमडा बाय r। ये भी आपका इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्या क्या मैंने कि 2 से ऊपर 2 से नीचे, अगर चाहते हो काटना तो 2 से 4 को काट भी सकते हैं, बात एक ही है। तो ये 1/4 पे एप्सिलॉन इसलिए लेते हैं कि इसका वैल्यू फिक्स्ड है ना, 9 × 10 के पावर 9, इसीलिए हम लोग इसको ऐसा चेंज कर लेते हैं। अगर नहीं वैल्यू पता है तो डायरेक्ट यही लिखते, लेकिन 1/4 एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है? वो 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से गुना 2 से भाग करके इसको सॉल्व कर लिया। पहले आप लोग यहाँ तक जल्दी से आ जाइए। अब यहाँ से एक बात और समझिए, देखिए ये तो इसका वैल्यू फिक्स्ड है ना, यहाँ पे तो सिंस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, 2 लेमडा बाय r, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या है कि ये तो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो भी कांस्टेंट है, एंड डिपेंड किस पे करें? लेमडा पे और r पे। यानी कि अगर यहाँ से देखा जाए तो e वेरीज एज लेमडा और e इनवर्सली प्रोपोर्शनल r है ना। यानी यहाँ से दो बात हम लोगों ने सीखा कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करें तो लेमडा का मान बढ़ेगा, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर बढ़ता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए इस मतलब वायर का अगर इसका रेडियस, इसका त्रिज्या जो है रेडियस जितना कम रखेंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा होगा, क्योंकि क्या होता है? आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। इसलिए जितना रेडियस कम रखेंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपका मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, चाहे लाइन चाहे सिलेंडर। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स से पूछा हुआ भी है और पूछता भी है। अगर 5 मार्क्स में है तो ऑब्जेक्टिव आपसे जरूर पूछेगा कि किसी आवेशित है ना, किसी समरूप आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, या विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो ये भी हो सकता है। अगर 2 यहाँ हटा दोगे आप है ना, यहाँ से भी 2 आप काट दो, यानी 2 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 2। तो दोनों एक्सप्रेशन आप लोग को ध्यान रखना है ना, ये 2 से गुना करने वाला भी और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट भी, दोनों ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।